नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं बेऔलाद थी। मेरा पति अपनी बहन का 15 साल के बेटे को हमारे घर ले आया क्योंकि वह अनाथ था। पति दूसरे शहर में रहते थे और मैं और ननद का बेटा अकेले घर पर। एक दिन मुझे चक्कर आए तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मेरे पति को गए हुए 1 साल हो चुका था, फिर ऐसा कैसे मुमकिन था? सच जानने के लिए मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवा दिया। सुबह उठकर कैमरे में देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी ननद का बेटा, मेरे पति बाहर देश में नौकरी करते थे और मैं हिंदुस्तान में अकेली रहती थी। मुझे तन्हाई का एहसास हरगिज़ ना होता अगर मेरी कोई औलाद होती। मेरी शादी को 3 साल बीत गए थे, लेकिन मैं औलाद की खुशी के लिए तरसी हुई थी। इस बार मेरे पति रवि दुबई से लौट कर आए तो कुछ दिन बाद ही हमारे साथ एक हादसा पेश आ गया, जिसने हमारी सूझबूझ ही गुम कर दी थी। मेरे पति की एक ही बहन थी जो उनसे बड़ी थी। उसकी शादी मेरी शादी से 13 साल पहले हुई थी। मेरी ननद का बस एक ही बेटा था जो 15 साल का था। मेरे पति के हिंदुस्तान आने की खबर सुनकर वह हमसे मिलने अपने गांव से बाय रोड आ रही थी कि अचानक से उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह खबर ऐसी थी कि हम पर कयामत बनकर टूटी थी। जब तक हम लोग अस्पताल पहुंचे थे, मेरी ननद और ननद के पति दोनों ही दुनिया से जा चुके थे। उनके बेटे की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन उसे चोटें बहुत आई थी। रवि के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे। बस एक बहन ही थी, वह भी अब जा चुकी थी और अभी तो एकदम चुप हो गए थे। बहुत बड़ा सदमा था जो हमें मिला था। मैं खुद बहुत दुखी थी। फिर मेरी ननद का बेटा हार्दिक भी बहुत ही गुमसुम सा हो चुका था। उस बेचारे के माँ बाप दोनों ही उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। मैं कभी उसे दिलासा देती तो कभी अपने पति रवि को। 1 महीना हमारा इसी गम में गुजरा था। हार्दिक का हमारे अलावा एक चाचा चाची थे। हार्दिक के चाचा को भी अपने भैया भाभी की मौत का बहुत दुख था। वह हार्दिक को अपने साथ भी ले जाना चाहते थे, लेकिन रवि भी हार्दिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, यह मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। और जब हार्दिक से पूछा गया तो उसने भी रवि के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद किया था। इसलिए रवि हार्दिक को हमारे घर ही ले आए थे और हार्दिक के चाचा चाची वापस अपने गांव चले गए थे। रवि ने अपने भांजे का स्कूल का दाखिला हमारे ही शहर में करवा दिया था। वह 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। रवि 1 महीने बाद ही वापस दुबई लौट गए थे और मैं और हार्दिक घर पर अकेले होते थे। वह हर वक्त बहुत उदास रहता था। मेरी कोशिश होती कि मैं उसे इस गम से बाहर निकालूं, लेकिन मैं जब भी उससे बात करती तो वह मुझे ठीक से जवाब नहीं देता था। उसका व्यवहार मुझसे ना जाने क्यों उखड़ा उखड़ा सा था। हालांकि मेरी कोशिश यही होती कि वह मुझसे बात किया करे, मुझे अपनी माँ समझे। चलो, इस बहाने मेरी ममता की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन हार्दिक तो मुझे सीधे मुँह बात तक नहीं करता था। जब वह मुझसे खिंचा खिंचा रहता तो मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और उससे बातचीत करना कम कर दिया। एक बार मैं उसके कमरे में उसे खाने के लिए पूछने गई तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ोन फ़ौरन से बंद कर दिया। जब मैंने पूछा, तुम किसी से बात कर रहे थे, तो कहने लगा, अपने फ्रेंड से। वह घबरा रहा था, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा, आकर खाना खा लो। वो ना जाने क्यों मुझसे अपना मोबाइल छुपा रहा था। मुझे उस पर कुछ शक होने लगा। मैं अब उसकी जासूसी में लग गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरे यह कदम मुझे एक बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मैं रात को हार्दिक के कमरे में गई। वह सो रहा था। उसका मोबाइल ऑन करके देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ तो ऐसी ऐसी वीडियो और तस्वीर थी जो मुझे शर्म से पानी पानी कर गई थी। वह इतनी सी उम्र में ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे देख सकता था? मुझे यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ था। उस पर गुस्सा भी आया था कि उसे शर्म नहीं आती यह सब कुछ देखते हुए। मैंने उसका मोबाइल लिया और अपने कमरे में रख लिया। अगले दिन हार्दिक बहुत परेशान था, शायद अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को मुझे पूछने लगा, आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है? यह सुनकर तो मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया। मैंने कहा, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और जिस तरह की तुम वीडियो और तस्वीर देखते हो, भूल जाओ कि मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी। मेरे सख्त शब्दों से वह मुझे भरी नज़रों से घूरने लगा। मैंने उसे और भी ज़्यादा डांट दिया कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा से लगा दूंगी। वह मुझसे मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे जिन नज़रों से देख रहा था, लगता था कि मुझे कच्चा ही चबा डालेगा। आंखें फाड़े मुझे ही घूर रहा था। बड़ा बेखौफ और निडर सा अंदाज था उसकी नज़रों से। मैं भी कुछ परेशानी का शिकार हुई थी उसके इस तरह के तेवर देखकर, लेकिन मैंने उसके सामने जाहिर नहीं किया था। वह खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अब तो उसने एक नया तमाशा पकड़ लिया था। रात के खाने के बाद वह घर से बाहर चला जाता और फिर रात को देर से घर आता। जब मैं वजह पूछती तो बिना जवाब दिए अपने कमरे से बाहर चला जाता। मुझे इसके इंतजार में देर रात तक जागना पड़ता था। बात यही तक सीमित नहीं थी, वह तो मुझे हद से ज़्यादा परेशान करने लगा था। सुबह स्कूल जाते हुए अपना पूरा कमरा बिगाड़ के जाता था। हर वक्त कोई ना कोई मेरे लिए काम बढ़ाता रहता था। मैं खाना बनाती तो वह हर खाने में कमी निकालते रहता। कहता, कैसा अजीब सा गंदा सा खाना बनाया है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मैंने नहीं खाना यह खाना, मुझे कुछ और बना कर दें।
मैं तो उसकी हरकतें सहते सहते तंग होने लगी थी। मैं अगर उसे कभी बाजार जाने को कह देती तो कुछ सामान ले आओ, तो वह साफ इनकार कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो हार्दिक की हरकतों से तंग सी आ गई थी। अजीब लड़का था, जिद्दी और अड़ियल टाइप का। मेरी मेरी बात मानना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता था। और एक बार तो हद हो गई थी। मैं रात को नींद से जागी, प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। जब मैं पानी पीने बाहर हॉल में आई तो हार्दिक टीवी लगाए एक बेहुदा सी अंग्रेजी मूवी म्यूट करके देख रहा था, साथ में सिगरेट पी रहा था। उसे शायद मेरे कमरे से बाहर आने की उम्मीद ना थी, इसलिए बेफिक्र था। लेकिन मुझे देखकर एकदम से नर्वस होकर खड़ा हो गया था। सिगरेट वाला हाथ उसने एकदम से पीछे कर लिया, लेकिन मैं सब कुछ देख चुकी थी। गुस्से के मारा मेरा बुरा हाल था। यह लड़का तो दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा। मैं उसके पास आकर खड़ी हो गई और गुस्से से कहने लगी कि अपना हाथ आगे करो, क्या है तुम्हारे हाथ में। वह भी एकदम ढीठ बना खड़ा रहा और मुझे इग्नोर करता रहा। जब मैंने दोबारा पूछा तो बड़ी ही बदतमीजी से बोला, आप होती कौन है मुझसे पूछताछ करने वाली। मुझे गुस्सा आया था और मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और उसके हाथ को पकड़कर सिगरेट छीनकर जमीन पर फेंक कर बुझा दी। फिर रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। लेकिन मुझ पर तो हैरत का पहाड़ ही टूट पड़ा था जब हार्दिक ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और गुस्से से लाल होती आंखों से बोला, आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मैं हार्दिक को देखकर हैरत के समंदर में डूब चुकी थी। इस कदर बदतमीज लड़का था वह, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे बड़े गुस्से से वह बोलकर अपने कमरे में चला गया था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गई थी। लेकिन मेरे आंसू बहने लगे थे। मैं तो उसे अपना बेटा समझकर उसके सारे काम करती थी। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। वह अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना कर ले, यही सोचकर मैं उसे गलत काम करने के लिए रोक रही थी। अगर मैंने आज उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था तो एक माँ की हैसियत से मारा था, ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी ख़राब ना हो। लेकिन शायद वह मुझे माँ समझता ही नहीं था। जब उसकी माँ और बाप का देहांत हुआ था और रवि उसे घर लेकर आए थे तो मैंने उसे अपनी माँ की ममता देनी चाहिए थी। उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन उस लड़की की तो बदतमीजी ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने अपने कमरे में आकर रवि से फ़ोन पर बात की। मैंने हार्दिक की सारी हरकतें, सारी बदतमीजियाँ उसे बता दी। वह कहने लगेगी तुम मेरी कल उससे बात करवा देना। मैंने कहा अगर हार्दिक ने यही रवैया रखा तो उसका इंतज़ाम कहीं और करवा दें। रवि ने कहा कि मैं उसे खुद समझा लूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन जब मैं अपनी बात पर डटी रही तो रवि बात समझने की कोशिश करें। हार्दिक हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसे सख्ती की ज़रूरत है। तो रवि मुझ पर ही गुस्सा करने लगे कि दोबारा अपने मुंह से यह बात कभी मत कहना कि मैं हार्दिक को अकेला छोड़ दूंगा। वह मेरी जिम्मेदारी है, अभी बच्चा है, थोड़ी बहुत बदतमीजी कर जाता होगा। फिर वो बिन माँ बाप का है, थोड़ा तो सहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वह खुद ही ठीक हो जाएगा। रवि की बात सुनकर मुझे दुख हुआ था। मेरी बात समझने के बजाय वह हार्दिक का सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि मैं भी नहीं चाहती थी कि हार्दिक को इस तरह से अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन मजबूरी थी। जब तक उसे जवानी की कठिनाइयां सहने को ना मिलती वह सही रास्ते पर नहीं आ सकता था। खैर, मेरा अब रवि से कुछ भी कहना बेकार था। मैंने रवि से बस इतना ही कहा कि आप हार्दिक को समझाइए कि वह दोबारा मुझसे बदतमीजी ना करे। अगले दिन मैंने रवि को फ़ोन किया और हार्दिक के कमरे में गई। वह बेड पर ही बैठा था। मुझे कमरे में आता देखकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा अपने मामा से बात करो। यह कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई थी। किचन में जाकर खाना बनाने लगी। 15-20 मिनट बाद वह किचन में आया था। मेरा फ़ोन मेरे सामने रख दिया। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, नाक भी लाल थी, आंखों में नमी थी। ऐसा लग रहा था खूब रोया हो। मैंने दिल में सोचा कि रो धोकर उसने रवि से मेरी बुराइयां की होंगी और रवि को भी इस पर विश्वास आ गया होगा। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब वह बहुत धीरे से बोला, मामी मुझे माफ़ कर दें, मैं आगे से आपके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। यह कहकर वह किचन से बाहर निकल गया। कुछ देर तो मैं उसे हैरत से उसे जाता देखती रही। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि हार्दिक मुझसे माफ़ी मांगेगा। मैंने खाना टेबल पर रख दिया। हार्दिक ने बड़े ही प्यार और तमीज़ से खाना खाया था और खाने के बाद अपने बर्तन किचन में ले जाकर खुद धोने लगा। मैं तो परेशान सी हो गई थी। ऐसा भी रवि ने उसे क्या कह दिया था कि वह एकदम ही तीर की तरह सीधा हो गया था। दूसरा हैरत का झटका मुझे उस समय लगा जब शाम के समय पर मुझसे पूछने लगा, मामी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो मुझे बताओ। मुझे बहुत खुशी हुई थी हार्दिक के इस बदले हुए व्यवहार पर कि वह सुधर गया है। मैंने रात को उसकी पसंद का खाना बनाया था ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए। मेरी कोई उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि वह उल्टे सीधे काम ना करे और अपनी ज़िंदगी खराब ना करे। अब हार्दिक मेरे साथ हल्की फुल्की बातें भी कर लेता था। अगर उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो मुझसे पूछ भी लेता था। मेरा व्यवहार उसके साथ ठीक होता चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि जब
वह रात को मेरे लिए एक जूस का गिलास लेकर आया था। कहने लगा, मैं यह आपके लिए लाया हूँ, आप इसे पियोगी तो अच्छा लगेगा। मैंने भी खुशी खुशी वह जूस पी लिया। हालांकि वह जूस मैंने सोने से कुछ ही देर पहले पिया था, इसलिए मैं लेट कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 9 बज रहे थे। मुझे खुद पर हैरत हुई, मैं कैसे इतनी देर तक सोई रही। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि हार्दिक तो तब तक स्कूल के लिए नहीं जागता जब तक मैं उसे ना उठाऊं। इसलिए मैं उसके कमरे में चली गई, लेकिन वह कमरे में नहीं था। उसका स्कूल बैग भी वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे के बिखरे होने से लग रहा था कि वह स्कूल जा चुका है। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, चलो यह लड़का कुछ तो जिम्मेदार हुआ। और जब स्कूल से आया तो बड़े ही अच्छे मूड में था। खाने के बीच बीच मुझसे बातें भी करने लगा था। ना जाने क्यों वह मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो वह कहने लगा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ हैरत हुई थी। आज तक तो उसने कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं की थी। मैंने कहा, खैर मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगने लगी हूँ? तुम्हें तो मुझसे बड़ी नफरत हुआ करती थी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, बस ऐसे ही, तब आप मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो। मैंने बात मजाक में डाल दी थी, लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे हार्दिक की नज़रें कुछ चुभने सी लगी थी। ना जाने उसे क्या हो गया था कि वह मुझे टकटकी करके देखने लगा था। मैं पहले तो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि अब वह पहले की तरह मुझसे बदतमीजी नहीं करता था। देखने में उसका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर का सफ़र करती थी। मैं उससे अब कतराने लगी थी। वह 15 साल का था, लेकिन उसकी नज़रों की तेज़ी और बेताबी मर्दों जैसी होती जा रही थी। एक बार हम रात का डिनर कर रहे थे, जब वह खाना खाते हुए लगातार मुझे ही देख रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, रवि मामा को आप मिस तो बहुत करती होंगी। मैंने कहा, हाँ, वह मुझे याद तो बहुत आते हैं। फिर वह मुझसे कहने लगा, जाहिर सी बात है, पति के बगैर एक साल गुजारा बड़ा मुश्किल काम होता है। कहाँ गुजारा होता होगा आपका? उनको याद करते हुए आपको रातों की नींद भी नहीं आती होगी। यह सुनकर मैं चौंक सी गई थी। उसने अजीब तरह के अंदाज में यह बात कही थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझसे कहने लगा, आपके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। उसकी तारीफ अब मुझे बुरी लगने लगी थी। मैंने उसे फौरन से रोक दिया। मैंने कहा, चुपचाप खाना खाओ, फिजूल की बातें मत करो। वह हंसते हुए मुझे देखने लगा। एक बार मैं किचन में शाम की चाय बना रही थी। उसने पीछे से आकर मेरे गले में बाहें डाल दी। मैं तो एकदम अचंभे में आ गई थी। मैंने उसे पलट कर देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, मैंने तो आपको डरा दिया। फिर हंसने लगा। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी थी? कहने लगा, यह बदतमीजी नहीं, मुझे आप पर प्यार आ रहा था। आखिर आप मेरी मामी जो हैं। मैंने कहा, तुम जरा मुझसे दूरी पर रहा करो। ना जाने क्यों मैं अब उसकी नज़रों से परेशान होने लगी थी। वह कहने लगा, मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। फिर उसने जेब से चॉकलेट निकालकर मुझे खुद ही अपने हाथों से खिला दी। वह चॉकलेट कुछ अजीब सी स्वाद की थी। हालांकि वह मेरे मुंह में डाल चुका था, इसलिए मुझे खानी पड़ी। लेकिन उसे खाते ही आधे घंटे बाद ही मेरा सर चकराने लगा था। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे सर के चक्कर तेज होने लगे थे। मैं वहीं लेट कर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। हार्दिक मेरे ही बेड पर सोया हुआ था। वह वहाँ क्यों आया था? मेरे साथ क्यों सोया था? मैं तो बुरी तरह से परेशान थी। मैंने उसे जगाया तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? लेकिन वह बहुत ही रिलैक्स था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर सो गया। मैं उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गई थी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बेड पर मेरे पास लेट कर सोने वाले? वह कहने लगा, मैं बच्चा ही तो हूँ, डर लग रहा था मामी जी, इसलिए आपके पास आ गया। वह चेहरे पर मासूमियत सजा कर बोला। अब मैं उसे क्या जवाब देती? 1 महीने बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो जो खबर उसने मुझे सुनाई थी, मैं चक्कर खा गई थी। मैं पेट से थी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं रोने लगी थी। मुझे पूरा विश्वास था यह सब हार्दिक का ही किया धरा है, क्योंकि वही मुझे ऐसी ऐसी चीज़ खिलाता था कि मैं सो जाती थी। मेरा जी चाहा कि मैं हार्दिक को जान से मार डालूं। यह क्या किया था उसने मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्लिनिक से बाहर निकल मैं अपने गिरते हुए आंसू को नहीं रोक पाई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंधेरी खाई में फेंक दिया है। मुझे उसकी अब सारी बातें याद आने लगी थी। मामी, आप मुझे अच्छी लगने लगी हो, मुझे आपके बाल बहुत पसंद है। मेरे दिमाग में सब आने लगा था कि जब भी वह मुझे जूस पिलाता था या बाजार जाकर कोई चीज़ खिलाता था तो मुझे कुछ देर बाद ही नींद आने लगती थी। और जब मैं सुबह उठती मेरे बाल खुले होते थे, लेकिन उस वक्त मैं ज़्यादा गौर नहीं किया करती थी। मुझे घर के कामों की जल्दी होती थी। शायद वह मुझे ऐसी चीज़ खिलाकर मेरे होश गुम कर देता था। मैं अपने होश में नहीं रहती थी। मुझे अब उसकी अर्थपूर्ण बात याद आने लगती थी। वह मुझे बोलता रहता था कि आप मामा को बहुत मिस करती हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं वगैरह। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उसे ज़रा भी शर्म न आई। ऐसा घटिया खेल खेलते हुए मैं रोते हुए घर पहुंची थी। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। मेरे सामने तो रवि खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं क्या जवाब देती?
मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी और उसे बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे पति का सगा भांजा था। मैं अंदर आते ही रवि के साथ लगकर रोने लगी। वह समझे कि शायद मैं उन्हें अचानक देखकर इमोशनल हो गई, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वह मुझे दिलासा देने लगे। हार्दिक भी मुझे समझाने लगा, बस करें मामी, कुछ तो शर्म करें, आप अकेली थोड़ी हैं, मैं भी तो यहीं मौजूद हूँ, मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। मैं रवि के साथ लगी सिसक रही थी जब मेरे कानों में हार्दिक की यह शोक आवाज़ पड़ी। मैंने एकदम पलट कर देखा तो वह हंस रहा था। मेरा जी चाहा अभी के अभी इस लड़के का मुंह नोच लूं, उसका गला दबाकर उसकी जान ले लूं। अगर आज रवि वापस ना आते तो सचमुच ही मैं उसकी जान ले लेती। उस कमीने ने क्या घटियापन का प्रदर्शन किया था मेरे साथ। मैं बड़े दर्द से गुजर रही थी। रात को जब रवि सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर हार्दिक के कमरे में आ गई। वह अभी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि आसपास से बेखबर था। मैं उसके पास पहुंची तो वह अभी ऐसी ही बेकार की वीडियो देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा, तुम बहुत ही घटिया और मक्कार हो। कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, तुमने मेरे साथ जो खेल खेला है तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी थी। उसने वह रिपोर्ट पढ़ी तो बेशर्मों की तरह मुस्कुराने लगा। फिर बोला, यह उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खाऊंगा और खामोश बैठा रहूंगा? आप होती कौन थी मुझ पर हाथ उठाने वाली, मुझे मेरे कामों से रोकने वाली? वह गुस्से से बोल रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था हार्दिक, कि तुम बुराई से बच जाओ, इसलिए तुम्हें बुरे कामों से रोकती थी। वह हंसने लगा, कहने लगा, मुझे आप शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब मामा यहाँ से चले गए तो मेरा दिल बार बार आपके करीब आने को लिए मचलता था, लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थी। फिर मुझे आप पर गुस्सा आने लगा था। आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करती थी और यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। और जब आपने मुझे थप्पड़ मारा मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद आपने मेरी मामा से शिकायत भी लगा दी। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ यह ड्रामा रचाया था। आपको बहाने से वह जूस पिलाया। मेरा इरादा आपके साथ बस एक ही बार पाप करने का था, लेकिन मुझे रोज़ इसी चीज़ की इच्छा होने लगी थी। मुझे आपकी आदत लग चुकी थी। मेरी नज़रें आप पर बदलने लगी थी। उसकी बातें मुझे दर्द दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर मेरी जान कोई खींच रहा है। इससे पहले मुँह से कोई और जवाब देती, हार्दिक के कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने रवि गुस्से से खड़े थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों की ही जान निकल गई थी। रवि गुस्से से अंदर दाखिल हुए और हार्दिक को मारने लगे। मैं पहले से ही रो रही थी। रवि ने हार्दिक को बहुत मारा था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं रवि मेरे ऊपर भी हाथ ना उठा दे। रवि ने मुझसे गुस्से से कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहाँ से निकल गई। रात भर रवि मेरे पास नहीं आए थे। मैं रोते रोते सो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो रवि हार्दिक का सामान बांधे उसे बाहर ले गए। फिर शाम को ही वापस लौटे थे। मुझसे कहने लगे, मैंने हार्दिक का हॉस्टल में दाखिला करवा दिया है और उसके चाचा को भी बता दिया है कि हार्दिक अपनी बाकी की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर करेगा। बाकी की जिम्मेदारी अब उसके चाचा ही उठाएंगे। मुझे माफ़ कर दो आरती। मुझे नहीं मालूम था मेरा सगा भांजा तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं रोने लगी थी। कुछ दिन बाद ही रवि ने मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया था। मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद मुझे छोड़कर दुबई नहीं गए थे। कहने लगे, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं दोबारा कभी हार्दिक की शक्ल भी नहीं देखी थी। समय धीरे धीरे गुजर गया था और मैं अपने दुखों को भूलने लगी थी। और इस हादसे के 2 साल बाद भगवान ने मेरी सुन ली और हमें एक प्यारा सा बच्चा दिया था। बेटे को पाकर मैं और रवि बहुत खुश थे। जिंदगी की पुरानी कड़वाहटों को भूलकर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।